नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों को आज रेलवे ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेसन वाइज करा रहे हैं, जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो वैद्युत एवं चुंबकत्व का होने वाला है। ये एक अकेला ऐसा लेसन है जहाँ से आपके एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और आज की इस क्लास में हम आपके साथ जितने भी आरआरबी ग्रुप बी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इस लेसन से पूछे गए वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। क्लास थोड़ी बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है बहुत कुछ एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अंत तक हमारी वीडियो देखने पर और हमारे द्वारा लाया गया कंटेंट आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा उपकरण बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु बनाया गया है? तो वो आपका सर्ज प्रोटेक्टर होता है। यही जो है बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले जो चढ़ाव होते हैं उन्हें बचाने हेतु आपका सर्ज प्रोटेक्टर बनाया गया है। आगे देखते हैं। कहता है विद्युत चुंबकत्व के मामले में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो कौन से इसमें सत्य नहीं है? तो याद रखना, ये आपका कहता है कि यह एक अस्थायी चुंबक है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसकी शक्ति ध्रुवों के बीच वायु के अंतराल के साथ बदलती रहती है, ये भी बात आपकी सही है। इसकी ध्रुवता बदली नहीं जा सकती है, जी ऐसा बिल्कुल नहीं, इसकी ध्रुवता जो है वो बदली जा सकती है, इसीलिए गलत पूछा गया। तो यही आपका सत्य नहीं होगा इसका जवाब, ठीक है। और याद रखना ध्रुवता के साथ में इसकी शक्ति को भी बदला जा सकता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर कहे जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला खाली स्थान है, विद्युत रोधी है, चालक है, विमंदक है या अर्धचालक है? तो याद रखना, जर्मेनियम की जब बात हो तो ये आपका अर्धचालक होता है, ठीक है। जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला आपका अर्धचालक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? तो सिलिकॉन भी आपका अर्धचालक होता है, याद रखना इन दोनों के नाम। यहाँ से क्वेश्चन जर्मेनियम और सिलिकॉन से संबंधित पूछे जा सकते हैं। आगे कहता है किसी वैद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो याद रखना, दो बिंदुओं की जब कभी भी बात हो और उनके मध्य एक इकाई आवेश का स्थानांतरण में हुआ जो भी कार्य होगा वो आपका विभवांतर कहलाता है। आगे देखते हैं। कहता है कि एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किस तरीके से होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, प्रोटॉनों के कारण या आयन के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, एक धातु के तार में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। और जहाँ पर आपको लगे कि इसका एक्सप्लेन आपको पढ़ना चाहिए तो ज़रूर आप लोग वीडियो रोक कर इसको पढ़िए। फिर आगे कहता है निम्नलिखित में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है? पीवीसी के अंदर, रबर के अंदर, कांच के अंदर, ग्रेफाइट। तो आपका जो ग्रेफाइट है इसके अंदर आपकी धारा प्रवाहित हो सकती है, तो इसका जवाब आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, पीवीसी, रबर एवं कांच आदि विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, जबकि ग्रेफाइट आपका एक चालक है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फिर आपसे कहता है कि आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, बहुत अधिक होता है? तो याद रखना, ये आपका जो आमीटर का प्रतिरोध होता है शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा आपका कम होता है, ठीक है। 2005 के पेपर में पूछा गया था। कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपका ओम मीटर आपके विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध घट जाता है, बढ़ जाता है या बढ़ सकता है, और घट दोनों हो सकता है या नियत रहता है? तो याद रखना, जब किसी भी धातु को आप लोग गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध उस टाइम क्या हो जाएगा, वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की गति पर प्रतिरोध क्या है, निर्भर करता है। जितनी अधिक तेजी से इलेक्ट्रॉन गति करेगा उस धातु की प्रतिरोधकता भी उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। इसके पीछे का आप लोग रीजन भी समझ गए होंगे। कहता है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है वोल्ट में, एम्पियर में, ओम में, कूलाम में। तो जो आपका विद्युत प्रतिरोध होता है वो आपके ओम में मापा जाता है, ठीक है।
आगे क्वेश्चन कहता है कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी होती हैं? लोहे की होती हैं, सोने की, चांदी की, मैग्नीन की। तो याद रखना जो भी आपकी अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होंगी वो आपके मैग्नीन की बनी होंगी। ठीक है। आगे कहता है कि एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है किस सिद्धांत पर? फ्लेमिंग के सिद्धांत पर, लेंज के सिद्धांत पर, फैराडे के सिद्धांत पर, या किरचॉफ के सिद्धांत पर। तो याद रखना जो आपकी एक दिष्ट धारा का जनित्र है ये आपके फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। आगे क्वेश्चन आपका कहता है कि विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? फैराडे, मैक्सवेल, लेंज, बोर। तो ये आपके फैराडे के द्वारा विद्युत अपघटन के नियम दिए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिए। फिर आपसे कहता है क्वेश्चन कि एक फैराडे आपका किसके बराबर होता है? कई बार पेपर में पूछा गया है। तो एक फैराडे आपके 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है। किसी इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा या विद्युत के प्रवाहित होने को 1 फैराडे कहते हैं। फिर आपसे परिपथ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, कहता है परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? तो ये आपके संधारित्र को जब हम लोग सम्मिलित करेंगे तब आपके जो परिपथ की शक्ति का गुणक है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उन्नत कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं कैसा है कि किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखना ये आपके विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए आपके विद्युत परिपथ में प्रयोग लाया जाता है। किसको? संधारित्र को। आगे देखते हैं, कहता है कि सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग होता है लैंप की तंतु में, उष्मक की कुंडली में, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में, या बैटरियों के संयोजन में। तो याद रखना जो आपका नाइक्रोम होता है इसका उपयोग हम लोग उष्मक की कुंडली में करते हैं। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन आपसे कहता है कि बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो क्या प्रयोग में लाई जाती है? तो ये आपका ट्रांसफार्मर प्रयोग में लाया जाता है बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए आपके ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में, दोनों में, या एकीकृत परिपथ में। तो याद रखना ट्रांसफर जो आपके होते हैं, ट्रांसफार्मर जो आपके लगे होते हैं जिनके द्वारा गाँवों में बिजली पहुँचती है, शहरों में पहुँचती है, तो ये आपके केवल एसी परिपथ में है। और ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉइंट, यह जो है आपका ट्रांसफार्मर जो है यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके प्रेरण पर सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका ट्रांसफार्मर। फिर कहता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग आप किस रूप में करेंगे? तो याद रखना ये आपके वोल्टेज को चेंज करने में हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। फिर आपसे कहता है क्वेश्चन उच्चतर वोल्टेज में निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण आपका क्या कहलाएगा? तो वो आपका ट्रांसफार्मर कहलाएगा। फिर आपसे कहता है कि ट्रायोड का प्रयोग होता है। तो ट्रायोड का प्रयोग आपके एम्पलीफायर, दोलित्र, ट्रांसमीटर इन सभी में होता है। ठीक है। फिर कहता है किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना किसी भी डायोड का जो फॉरवर्ड प्रतिरोध होगा वो बहुत कम होगा। आगे क्वेश्चन कहता है ट्रांजिस्टर मुख्यतः खाली स्थान है बिजली से चलने वाला साधन, या धारा से चलने वाला, या वोल्टता से चलने वाला साधन, या प्रतिरोध से। तो याद रखना जो ट्रांजिस्टर आपके होते हैं ये धारा से चलने वाले साधन होता है आपका। 2010 के पेपर में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो आपकी जो रेक्टिफायर का प्रयोग है हम लोग कब करते हैं? तो याद रखना रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है। तो ज़रूर याद रखना रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए। किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है लाइटली डोप्ड होता है। कैसा होता है? लाइटली डोप्ड। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर कहता है किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है। तो ये आपके स्विच के रूप में भी हो सकता है, प्रवर्धक के रूप में भी हो सकता है। यानी दोनों आपके जवाब वो सही हो जाएंगे। तो ए व बी दोनों के रूप में आपके ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर आप लोग इनको नोट करते हुए चलिए।
और क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो ज़रूर इसको शेयर करते चलिए। फिर आगे कहता है कि स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु होती है, तो वो आपकी धातु जो होती है वो आपकी लोहे की धातु होती है, जो आपके स्टोरेज की बैटरियों में इस्तेमाल की जाती है। फिर कहता है स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है, तो याद रखना उसमें हम लोग सीसा का उपयोग करते हैं। जो आपकी स्टोरेज बैटरी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है आपका, ये इस पर आप लोग जरूर टिक लगा लेना, ये क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में लगभग देखने को मिल सकता है। कहता है कि वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती वह है एसी आपूर्ति, डीसी आपूर्ति या 12 वोल्ट एसी, या परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो याद रखना जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती वो आपकी डीसी आपूर्ति होती है। फिर कहते हैं डीसी जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध आरसी कितना होता है, तो ये आपके गति के समानुपाती होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी 2010 के बाद क्वेश्चन पूछे गए वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको आप लोग जरूर बहुत ही ध्यान से पढ़िए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है किस तरीके का आपका होगा, तो बैटरी में आपके रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बार बार हम बोलेंगे नहीं, जो भी 2013 में क्वेश्चन पूछे गए उनको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखिए। फिर कहता है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो ये आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम लोग सीसा संचायक बैटरी के रूप में करते हैं। फिर कहता है संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है, तो आपकी सीसा इस्तेमाल की जाती है। फिर आपसे कहता है कि सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, तो ये आपके 1.5 होता है इसका मान। आगे कहता है कि शुष्क सेल की क्षमता होती है कितनी होती है, तो याद रखना शुष्क सेल की आपकी क्षमता 1.5 वोल्ट होती है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आगे आपसे कहता है शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य कैसे करती है, तो ये आपकी कैथोड का कार्य करती है, जो शुष्क सेल में आपकी कार्बन की छड़ होती है। फिर कहता है शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो इसमें आपकी रासायनिक ऊर्जा निहित होती है शुष्क सेल में आपके। फिर कहता है क्वेश्चन, फिर अगर आपसे पूछा जाता है निम्न में एक अर्धचालक, तो अर्धचालक अभी हमने आपको बताए थे जर्मेनियम और सिलिकॉन आपके अर्धचालक होते हैं, तो आपके ऑप्शन में सिलिकॉन है, तो यही आपका जवाब सही हो जाएगा। आगे कहता है उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व आपका इनमें से कौन है, तो ये आपका सिल्वर यानी चांदी जो है ये उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व आपका हो जाएगा। फिर कहता है किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होगा उसमें, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ऐसी परिस्थिति में। फिर कहता है क्वेश्चन कि कौन सा विद्युत का सबसे खराब चालक है, तो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, कार्बन, तो इनमें आपका कार्बन जो है ये विद्युत का सबसे खराब चालक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको याद कर लीजिए आप लोग कि विद्युत का सबसे खराब चालक आपका कार्बन होता है। पदार्थों में विद्युत के कौन चालक हैं, तो याद रखना इसमें आपके एल्युमिनियम हो जाएगा सही जवाब। एक अतिचालक दिखाता क्या है, तो एक अतिचालक आपका क्या दिखाएगा, वो पैरा मैग्नेटिज्म दिखाएगा एक अतिचालक। फिर आगे क्वेश्चन आपका कहता है किसी वस्तु में अतिचालकता तब प्रकट होती है जब क्या होता है, इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, तब आपकी अतिचालकता प्रकट होती है। फिर क्वेश्चन आपसे कहता है कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ये आपके विद्युत मोटर जो होता है ये आपके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। फिर कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो जो ये होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आप देख सकते हैं 2014 के पेपर में पूछा गया है। फिर कहता है विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, तो याद रखना ये आपके ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर आपका विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, फिर कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये आपके ऊर्जा का मात्रक होता है। देखिए सारे क्वेश्चन ये आपके 2014 के एक जगह पर हैं, 12 के एक जगह पर हैं, 13 के एक जगह पर, तो ऐसे आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी, आपको लगेगा ये क्वेश्चन आया है तो आ भी सकता है आपके पेपर में। इस तरीके से आप क्वेश्चन को तैयार करिए और याद करिए। फिर कहता है विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग किलोवाट घंटा मीटर कहते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो अभी हमने आप लोगों को बताया है ऊर्जा की इकाई है। देखिए रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। फिर कहता है करंट ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये आपके एम्पियर की परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है। जो भी दो समांतर तार होते हैं उनके बीच एम्पियर का प्रयोग होता है। वाट प्रकट कर सकता है, तो वाट आपका क्या प्रकट कर सकता है? जूल प्रति सेकंड में जो है वाट को प्रकट कर सकते हैं, ये पूछा गया है। फिर कहता है प्रत्यावर्ती प्रामात्रा के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को क्या कहते हैं? तो याद रखना इसको हम लोग चक्र बोलते हैं। फिर कहता है क्वेश्चन कि एक वैद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखना सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए हम लोग सर्किट तार में फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है फ्यूज तार किसका बना होता है? तो ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। सीसा और टिन का आपके फ्यूज तार बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्यूज तार सीसा और टिन का। फिर कहता है कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी? तो ये आपके गलन बिंदु पर निर्भर करेगी। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि एक फ्यूज तार का उपयोग खाली स्थान के लिए होता है। तो जो आपके एक फ्यूज तार का उपयोग हम लोग करते हैं वो आपके अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए जो है हम लोग एक फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। फिर कहता है भारत में प्रत्यावर्ती धारा मीन्स की आवृत्ति कितनी होती है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आप लोग जरूर इसको लिख लेना 1 से 2 बार। 50 हर्ट्ज जो होती है ये आपके भारत में प्रत्यावर्ती धारा मीन्स की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। फिर कहता है विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या आपका हो जाएगा? तो ये आपका न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपसे कहता है हेनरी इकाई किसकी है? तो ये आपके साप्रेरकत्व की इकाई जो है ये आपकी हेनरी है। या हेनरी इकाई किसकी है? तो ये आपके स्वप्रेरकत्व की इकाई है। फिर कहता है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो वो आपकी उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आपकी मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई होगी वो आपकी उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। फिर कहता है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है किस यंत्र द्वारा? तो ये आपके किसके द्वारा? ट्रांसफार्मर। यांत्रिक ऊर्जा की बात हो रही है तो इसका जवाब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब आपका हो जाएगा डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, फिर कहता है कि विद्युत बल्ब तंतु किसका बना होता है? तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, वो आपके टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन कहता है एक विद्युत लैंप को फिलामेंट श्वेत तप्त हो जाता है, फिलामेंट श्वेत तत्व हो जाता है, परंतु फिलामेंट को थामे रखने वाले तार का अगला सिरा मात्रा थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि इससे होकर थोड़ी धारा प्रवाहित होती है। इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होता है, इसका गलनांक काफ़ी, तो याद रखना इसका जवाब आपका बी सही हो जाएगा। इसका प्रतिरोध आपका काफ़ी कम होता है। और लाउड स्पीकर कहता है लाउड स्पीकर में आपके ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो ये आपका लाउड स्पीकर ध्वनि से विद्युत ऊर्जा और फिर आपकी ध्वनि ऊर्जा में तीसरा जवाब इसका सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती निर्गम को निम्न में से किस इकाई में अभिव्यक्त किया जाता है? तो ये आपके किलोवाट एम्पियर में अभिव्यक्त किया जाता है। फिर आपसे कहता है जो तत्व बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता वह कौन है? के पोटेशियम, के एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फर, यानी एस जो है ये आपका जो है बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता है। एस का मतलब सल्फर, क्योंकि ये आपका विद्युत का कुचालक होता है। फिर कहता है स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में इसको कहा जाता है, क्या कहेंगे? ये आपके ओम का नियम कहलाएगा। आगे क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी कारणवश विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है, किस वजह से? क्योंकि ये कहता है कि निर्वात स्थानों को भरने के लिए वायु के तीव्रता से जाने के कारण जो है बल्ब के फटने पर हल्का धमाका आपका होता है। फिर आगे क्वेश्चन आपसे कहता है बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके एसी धारा क्षति को कम करने के लिए इसका प्रयोग आपका किया जाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है
कि परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं, तो ये आपके धनात्मक रूप में होते हैं या ऋणात्मक रूप में होते हैं या आपके उदासीन रूप में होते हैं या द्विधनात्मक रूप में होते हैं। तो ये आपके जो है किस तरीके से होंगे, तो इसका तो परमाणु विद्युत आवेशित होते धनात्मक रूप में, तो इसका आपका जवाब सही हो जाएगा। उदासीन रूप में जो है आपके परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं। इसके पीछे का रीजन भी समझ लीजिए। कहता है एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है, तो इसको हम लोग COP में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका जवाब आपका C बिल्कुल सही हो जाएगा, COP। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा। फिर कहता है घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। किस रूप में रिकॉर्ड करते हैं, तो याद रखना ये आपके किलोवाट यूनिट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, किलोवाट घंटा यूनिट में जो है ये आपके बिजली के जो मीटर लगे होते हैं आपके घर में। फिर आपसे कहता है क्वेश्चन कि DC की अपेक्षा AC से क्या लाभ है, तो इससे लाभ आपका यही हो जाए कि न्यूनतम शक्ति 6 के साथ इसके संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। फिर कहता है किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी कौन सा है, तो सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी आपका पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो जाएगा। आगे आपसे कहता है कि कौन सा विद्युत रोधी नहीं है, लाख, चारकोल, सीसा, एबोनाइट। तो याद रखना विद्युत रोधी आपका लाख भी होता है, सीसा भी होता है, एबोनाइट भी होता है, लेकिन चारकोल जो है ये आपका विद्युत रोधी नहीं हो जाएगा। ये जरूर आप लोग लिख लेना इसको। फिर कहता है कि विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं किस चीज़ के, ये आपके नाइक्रोम के बने होते हैं। फिर क्वेश्चन आपसे कहता है कि कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है, तो याद रखना ये आपके टंगस्टन का होता है। फिर कहता है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा किस रूप में होती है, तो आपकी विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। फिर आपसे कहता है कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो ये आपका सोलर सेल परिवर्तित कर देता है। फिर कहता है बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रस्ट कहते हैं, तो किस भाग को क्रस्ट कहते हैं, तो सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। फिर कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। फिर कहता है कौन लौह चुंबकीय है इनमें से, तो आपका जो निकिल हो जाएगा ये आपका लौह चुंबकीय हो जाएगा, निकिल। फिर कहता है फ्लक्स घनत्व और चुंबकत्व क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसकी ग्रहणशीलता होता है। फिर कहता है कि एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा कण, बीटा कण, अल्फा एवं बीटा दोनों। तो याद रखना एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है तो दोनों अल्फा और बीटा कण दोनों को। फिर आगे आपसे क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपके ओस्टर्ड ने खोजा। फिर आपसे क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित, सर्वप्रथम की बात करता है तब भी आपके ओस्टर्ड द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए 1820 में जो है ओस्टर्ड के द्वारा इस प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी। आगे कहते हैं कौन सा एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, तो इसमें मृदु लोहा जो है ये आपके विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। कहता है क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है मध्य में ध्रुवों पर, दोनों छोरों पर। तो याद रखना ये आपके ध्रुवों पर जो है क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। फिर कहता है एक रूप में चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में होती हैं, तो ये आपकी समांतर तथा समान दूरी पर होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर इसको याद कर लेना। आगे क्वेश्चन कहता है कि एक विद्युत चुंबक बना होता है किस चीज़ का, तो ये आपके जो है नरम लोहे का बना होता है। इसका जवाब आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कहता है स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी कम चुंबकशील होने के कारण, अधिक धारण क्षमता के कारण, अधिक चुंबकशील होने के कारण या अधिक घनत्व के कारण। तो याद रखना स्टील को चुंबकित करना कठिन होता है क्योंकि इसकी अधिक धारण क्षमता के कारण। ठीक है, इसका जवाब बी सही हो जाएगा। फिर आगे कहता है क्वेश्चन एक ऊर्ध्वाधर तार धारा को ऊपर की ओर वहन करता है। तार के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ठीक पूर्व की ओर, ऊपर की ओर, ठीक दक्षिण की ओर, ठीक पश्चिम की ओर। तो ये आपकी ठीक पश्चिम की ओर इसका सही जवाब हो जाएगा।
फिर आगे क्वेश्चन आपसे कहता है कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन आपके लौह क्षण का चुंबकन, ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे दूध का खट्टा होना, धातु का संरक्षण, लोहे में जंग लगना, ये सब आपके कैसे परिवर्तन है, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। तो इन तीनों को भी जरूर याद कर लेना। फिर कहता है कि एक चुंबक के चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है क्या कहलाता है। तो वो आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। 2013 के एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर याद करिए आप लोग। फिर कहता है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। तो ये आपके चुंबकीय उत्तर की ओर इंगित करती है, जो आपकी चुंबकीय कंपास की सुई होती है। आगे क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है। तो याद रखना, ये आपके उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण को दर्शाता है। तो इसका जवाब आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे कहता है निम्न यंत्र विद्युत धारा का मापन करते हैं। कौन सा यंत्र विद्युत धारा का मापन करते हैं। वोल्ट मीटर, कंप्यूटोमीटर, एनीमोमीटर। तो आपका अमीटर जो है ये आपके विद्युत धारा का मापन करता है। आगे क्वेश्चन कहता है धारा को मापने का मापक विद्युत है। तो ये आपका कौन हो जाएगा। तो ये आपका एम मापी जो है ये आपका हो जाएगा। फिर कहता है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो ये आपका कूलाम हो जाएगा। फिर कहता है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है इनमें से। तो वो आपकी एम्पियर हो जाएगी। फिर कहता है कि विद्युत दर्शी का कार्य क्या होता है। जो आपके विद्युत दर्शी का कार्य होता है वो विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना होता है। ठीक है, तो इतने ही। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे इस टॉपिक से पूछे गए, आप समझ सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन हैं। आप लोग काउंट करेंगे तो आप लोगों को जरूर पता चलेगा कि कितने इस टॉपिक से एक सिर्फ ऐसा लेसन है जिससे इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए अभी तक आपके एग्जाम में। तो ज़रूर इसका आपके आने वाले एग्जाम में वेटेज हाई रहेगा। तो ज़रूर आप इस लेसन के जितने भी ये क्वेश्चन हैं इनको बहुत ही अच्छे से तैयार करिए। और क्वेश्चन आपको इस बात की गारंटी ले सकते हैं इस चैप्टर से यहीं से देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, ताकि इसी तरीके के हम आपको और वीडियो प्रोवाइड करा सकें लेसन वाइज। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत कम ही लोग प्रोवाइड कराते होंगे आपके यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।